अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़हद एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद फ़हद। करेक्शन की एक नई वीडियो के साथ हूँ मैं। और आज की ये जो करेक्शन की वीडियो है दैट्स ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब के हवाले से, जैसे मैंने आपको बताया था CSS एस्पायरेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है कम्प्रीहेंशन एंड प्रेसिस के पेपर का, उसमें ये आता है 10 मार्क्स का। आपको कोई से 5 सॉल्व करने होते हैं और 2 मार्क्स का एक होता है। और ये ऐसे मार्क्स हैं जो 100% अचीव किए जा सकते हैं। आप उसको इसमें किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं होती। दूसरी बात, ये FSC में भी इस्तेमाल होता है। इंटरमीडिएट के पेपर में 5 मार्क्स की करेक्शन आती है, वहाँ पे भी ये 5 मार्क्स का होता है और वहाँ पे भी इसकी कोई डिडक्शन, मार्क्स की डिडक्शन नहीं होती। आज के जो रूल्स हैं अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब के हवाले से हैं। हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो है वो कर लिया है और दिस इज़ द टाइम टू डू verbs. So let's discuss from rule number 31. अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे verbs की लिस्ट दी है जो अपने साथ किसी किस्म की कोई preposition नहीं लेते। देखें, these verbs do not take prepositions with them। अब ये उन verbs की कुछ लिस्ट है, जैसे love है, I love to him नहीं आएगा, I hate to him नहीं आएगा, I marry to him नहीं आएगा, I reach to there नहीं आएगा, resemble पे to नहीं आएगा, affect पे to नहीं आएगा, control है, no use है, ask है, request है, tell है, order है, resign है, sign है, अटैक है, इन्फॉर्म है या डिस्कस, यानी ऐसे ये जितने भी मैंने वर्ब्स इस्तेमाल किए हैं ये अपने साथ कभी भी प्रपोजिशन नहीं लेते। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा शी रिजेंबल्स टू हर मदर। अब ये टू यहाँ पे क्या चीज़ है? प्रपोजिशन। और रूल एक ही है। रूल क्या है? वो कहता है कि जी दीज वर्ब्स डू नॉट टेक प्रपोजिशन विद देम, ये अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेते। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, शी रिजेंबल्स हर मदर। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक हो जाएगा। इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि ही रिक्वेस्टेड टू असलम टू हेल्प हिम, तो यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड असलम आ जाएगा। ठीक है। ही टोल्ड टू मी, यहाँ पे ही टोल्ड मी आ जाएगा। सो ये वो वाले वर्ब्स की लिस्ट है जो अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेते। रूल नंबर 32 की तरफ चलते हैं। दीज वर्ब्स टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद देम। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेने वाले वर्ब्स हैं, जैसे अवेल वन सेल्फ ऑफ, absent oneself of, acquit oneself, resign oneself to, avenge oneself on somebody, enjoy oneself, apply oneself to something। ये वो वाले verbs हैं जो अपने साथ reflexive pronoun लेते हैं। नहीं लेते की बात नहीं, लेते हैं। These verbs take reflexive pronoun with them। ये अपने साथ reflexive pronoun ज़रूर लेते हैं। अब देखें, जैसे इसने लिखा I resigned to the idea। अब ये resigned to the idea का मतलब क्या है? कहाँ पे है? resign oneself to। ठीक है। अब इसका मतलब होता है यानी आप जो हैं आपने मजबूरन किसी की बात माननी है। I resigned to the idea। तो अब यहाँ पे इसका करेक्शन क्या हो जाएगी? I resigned myself to the idea। अब ये फर्स्ट वाला इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसके अंदर reflexive pronoun जो है वो गिवन नहीं है। तो ये वो वाले वर्ब्स की लिस्ट है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी लेते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 33। रूल नंबर 33 क्या कहता है? वेट अ सेकंड। ये बताता है कि दीज वर्ड डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद देम। अब पहले वाले वो वर्ब्स की लिस्ट आपने बना लेनी है और इनकी लिस्ट आपने बना लेनी है। वो वाले अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते थे और ये वाले नहीं लेते। जैसे कीप जो है नहीं लेता, ब्रेक नहीं लेता, बाथ नहीं लेता, ओपन नहीं लेता, स्प्रेड है, टर्न है, ड्रा है, रेस्ट है, एनलिस्ट है, गैदर है, हाइड है, फीड है, क्वालिफाई है, स्टील है, मेक है, स्टॉप है या लैंथन है। ये ऐसे वाले वर्ब्स हैं जो अपने साथ किसी किस्म का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो पहले एग्जाम्पल देखिए, सलीम कीप्स हिमसेल्फ। अब ये हिमसेल्फ क्या चीज़ है जी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। किसका रिफ्लेक्सिव है जी? ये इसका रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, अब अवे फ्रॉम बैड बॉयज़, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि रूल हमें ये बता रहा है कि इस लिस्ट में आने वाले सारे वर्ब्स जो हैं अपने साथ किसी किस्म का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इसकी करेक्शन क्या हो जाएगी? सलीम कीप्स अवे फ्रॉम बैड बॉयज़। दैट विल बी द राइट सेंस। रूल नंबर 34 की तरफ जाते हैं। दीज वर्ब्स टेक बेयर इन्फिनेटिव विद देम। अब ये बेयर इन्फिनेटिव क्या है और इन्फिनेटिव क्या है? देखें, कोई भी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म जो अपने से पहले टू लेती है वो इन्फिनेटिव हो जाती है। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब ये अपने से पहले वर्ब की फॉर्म अपने से पहले ये जो है टू नहीं लेते। मिसाल के तौर पे टू स्टैंड लिखा हुआ ना, तो ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है। और ये स्टैंड क्या चीज़ है? ये बेयर इन्फिनेटिव है। तो ये कुछ इन्होंने लिस्ट दी है ऐसे वर्ब्स की जो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, यानी टू नहीं लेते। जैसे बेड है, लेट है, हियर है, नोटिस है,
हैव है, मेक, नीड, डेयर, हैड बेटर, वॉच, behold, observe, see, stand, feel, but, rather, then, expect. So these are the words which take bare infinitive with them, यानी अपने साथ ये कभी भी to इस्तेमाल नहीं करते. अगर to आप लगाएंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगी. अच्छा, इन चीज़ों को अब मेमोराइज़ कैसे करना है? इनको मेमोराइज़ करने का ये है कि इनमें से कोई 5 या 6 वर्ड्स जो हैं आप अपनी नोटबुक के मेन पेज पे लिख लें, और जब भी आप कोई चीज़ राइट डाउन कर रहे हैं तो आप 5-5 से प्रैक्टिस करें. यानी आपकी नज़र में अगर ये गुजरते हैं किसी भी आर्टिकल में या किसी भी रिटन चीज़ में, किसी भी ऐसे में, तो आप उनको अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दें और आपको ये रूल जो है वो याद होना स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं. अब यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए, लेट हिम सिट देयर. अब यहाँ पे टू अगर लगा दें तो रॉन्ग हो जाएगा. आई हर्ड हिम क्राई, अब यहाँ पे टू नहीं लगेगा, ठीक है. आई सा हिम डू इट, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है. उसके बाद आई नीड नॉट गो देयर, अब यहाँ पे टू नहीं लगेगा, उससे गो से पहले. डिड यू फील द अर्थ मूव, ठीक है. अब डिड यू फील द अर्थ, यहाँ पे मूव के साथ टू नहीं लगेगा. ही बेड अस गो, बेड के साथ नहीं लगेगा, सॉरी गो के साथ नहीं लगेगा. आई नोटिस्ड देम कम इन, अब यहाँ पे कम के साथ नहीं लगेगा. ही हैड बेटर के साथ नहीं आएगा. ही डेयर के साथ नहीं आएगा. I'll do anything, और यहाँ पे do के साथ नहीं आएगा. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रूल नंबर 34. रूल नंबर 34 जो है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है. कुछ लिस्ट जो मैंने दी है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इनको काइंडली आप राइट डाउन कर लें अपने रजिस्टर में, या अपने नोट्स जो आपने CSS एग्जाम्स के लिए बनाए हुए हैं, या आप कोई भी राइटिंग स्किल्स की तरफ जाते हो तो ये वाले जो हैं ये कॉमन यूज़ होने वाले अल्फाज हैं. इनके ऊपर आप इनको या तो मेमोराइज़ करें या इनकी प्रैक्टिस इतनी करें कि ये आपके साथ कन्फर्म हो जाए, यानी आप इनको भूलें नहीं. फिर भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट रिमेन केयरफुल. लेट्स मूव टू द फर्स्ट एक्सरसाइज अबाउट दिस. फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? फर्स्ट एक्सरसाइज ये कहती है कि द USA अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान, पहली बात. सेकंड में कहते हैं कि जी ही वॉज enjoying in the fear, सेकेंड. और थर्ड वाला है द बर्ड hid itself in the leaves. फोर्थ वाला है he is keeping himself very busy nowadays. और लास्ट वाला है he let me to go. लेट्स मूव टू रूल नंबर 35. और रूल नंबर 35 हमें क्या कहता है कि दीज वर्ब्स टेक एज विद दैम. ये सॉरी एज को मैंने हाईलाइट करना था, ये मैं आप कर देता हूँ, इनसर्कल कर दिया मैंने. दीज वर्ड्स टेक एज विद दैम, ये ऐसे अल्फाज हैं जो अपने साथ एज ज़रूर लेते हैं. जैसे रिगार्ड हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, पोर्ट्रे हो गया, डिपिक्ट हो गया, डिफाइन हो गया, मेंशन हो गया, डिस्क्राइब हो गया और ट्रीट हो गया. अब पहली अगर आप देखें, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर. अब आपने देखा रिगार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और रूल क्या बता रहा है? रूल बता रहा है कि जी जहाँ पे इनमें से कोई भी वर्ब आएगा अपने साथ एज ज़रूर लेगा. तो अब क्या हो जाएगा? आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, ये करेक्ट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. लेट्स मूव टू रूल नंबर 36. रूल नंबर 36 क्या कहता है कि इसका बिल्कुल इस वाली चीज़ का ये ऐसे है तो ये क्या है? ऐसे है. ये इसका अपोजिट है, एंटोनिम है. दीज वर्ब्स डू नॉट टेक एज विद दैम. अब ये वाले अल्फाज जो हैं, ये वाले वर्ब सॉरी जो हैं, ये अपने साथ एज नहीं लेते. जैसे नेम हो गया, कॉल हो गया, टर्म हो गया, थिंक हो गया. ही कॉल्ड अली एज फूल. अब यहाँ पे एज इसने नहीं लेना था, ये रॉन्ग हो जाएगा. और ही कॉल्ड अली फूल, यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा. रूल नंबर 37 की अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ एक के बारे में ही है. यानी ये जो वर्ब है स्पेसिफाई वर्ब नो, KNOW, ये जहाँ पे भी आएगा ये अपने साथ क्या लेगा? हाउ टू. ठीक है. अब जैसे पहला क्या है जी? ही नोज टू रीड अ बुक, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नो ने जब भी आना है तो उसने अपने साथ क्या लेना है जी? हाउ टू लाजमी लेना है. ही नोज हाउ टू रीड अ बुक, उसे पता है कि किताब कैसे पढ़ी जाती है, या वो किताब पढ़ना जानता है, ये भी ट्रांसलेशन हो सकती है. आई नो हाउ टू स्विम, ओके. आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू गो देयर, आई नो हाउ टू डू दैट. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नो. अब जहाँ पे नो आ जाएगा वहाँ पे ये हाउ टू जो है ये कंपल्सरी है. सो दिस विल बी द राइट फॉर्म एंड दिस विल बी द रॉन्ग फॉर्म. रूल नंबर 38 की तरफ अगर जाएं तो दो वर्ड्स हैं, दोनों को मतलब इनकार करना है. एक रिफ्यूज़ है और दूसरा क्या है? डिनाई. अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस समझा दूं. वर्ब रिफ्यूज़ इस्तेमाल होता है कॉमन सी रिफ्यूजल के लिए, यानी आपसे किसी ने कोई बात की, आपने कहा वहाँ आओगे, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आना, तो मैंने क्या कर दिया? रिफ्यूज़ कर दिया. जबकि डिनाई का मतलब क्या होता है? यूज़ टू रिफ्यूज़ द कन्फर्मेशन, यानी
कोई तस्दीक है और आप उससे इनकारी हो गए हो, आप अपनी बात से फिर गए हो, मुकर गए हो, तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे जनाब, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डिनाई। मिसाल के तौर पे आपने कहा अच्छा वो पहली वीडियो आपने अपलोड की थी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं अपलोड की, हालांकि आप जानते हैं कि मैंने अपलोड की, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस फैक्ट से डिनाई किया। जहाँ पे मैं किसी सच्ची बात से मुकर जाऊँगा वो डिनाई हो जाएगा, और जहाँ पे मैं आपकी किसी बात से इनकार कर दूंगा कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो मैं क्या करूँगा, आपको रिफ्यूज़ करूँगा। मिसाल यहाँ पे पहली देखिए, ही डिनाइड टू हेल्प मी, उसने मुझे मदद करने से मना कर दिया या इनकार कर दिया। अब ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है कि हेल्प करना कोई फैक्ट नहीं है, इसमें कुछ ये नहीं है कि ये कुछ हो चुका है। इसका राइट इसकी सेंस क्या होगी, ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, उसने मुझे मदद करने से इनकार कर दिया। अच्छा, दूसरी अगर एग्जांपल में जाएं, ही रिफ्यूज दैट ही हैड ब्रोकन द चेयर, अब उसने इनकार कर दिया कि उसने चेयर तोड़ी है। अब देखिए ये कन्फर्मेशन की बात हो रही है, जैसे मैंने फैक्ट के बारे में कहा, तो जब भी फैक्ट के बारे में बात हो रही होगी तो ही डिनाइड दैट ही हैड ब्रोकन द चेयर, उसने ये बात मानने से इनकार कर दिया या उसने ये बात जो है इस बात से इसकी तस्दीक करने से उसने मना कर दिया कि उसने वो चेयर तोड़ी थी। ठीक है, सो दिस इज़ द रूल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं तो बड़ा एक ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है। दो वर्ड्स आते हैं, एक स्विम और एक होता है फ्लोट। स्विम किसके लिए इस्तेमाल होता है, ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। अच्छा, इसमें एक बात जो है बड़ी समझने वाली है, ह्यूमन और एनिमल्स यानी हम वो जानदार हैं जो अगर पानी की सतह के ऊपर जाएं तो हमें पानी की सतह के ऊपर रहने के लिए हाथ पांव मारने पड़े या हमें जान लगानी पड़े या हमें हार्डवर्क करना पड़े या हमें तैरना पड़े, कुछ ऐसा करना चाहे, उसको हम क्या कहेंगे, स्विम कहेंगे। और वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, वो इस्तेमाल होगा सिर्फ इंसानों के लिए और एनिमल्स के लिए और परिंदों के लिए भी, लेकिन उन परिंदों के लिए जो अगर ऊपर गिरें और वो पाँव शाँव ना मारें तो वो डूब जाएं, उनके लिए इस्तेमाल होगा। अगर डक की बात की जाए तो उसके लिए हम फ्लोट इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट किस तरह इस्तेमाल होता है जी, फ्लोट होता है नॉन लिविंग थिंग जिनमें लकड़ी वगैरह आ जाती है या कोई भी ऐसी चीज़, यानी जिसे आप अगर पानी की सतह के ऊपर छोड़ दें और बिना हरकत किए वो पानी के अंदर ना डूबे, तो उसके लिए हम फ्लोट इस्तेमाल करेंगे, तैरना। दोनों के मीनिंग उर्दू में लिए जाएँ तो दोनों तैरना में आएंगे। अब बर्ड्स की जहाँ पर मैंने बात की फ्लोट में और स्विम में, बर्ड्स में आपको पता है डक भी आती है। अब डक जो है आप देखें, अगर डक अपने पाँव पेडलिंग नहीं कर रही ना तो उसके बाद भी अगर वो सो भी जाती है तो इट विल कीप फ्लोटिंग, वो तैरती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे तमाम नॉन लिविंग थिंग्स और ऐसे तमाम बर्ड्स जो बिना हिले जुले या बिना मेहनत किए, बिना अपने पाँव या पाँव चलाए अगर वो पानी की सतह से नीचे नहीं जाते, डूबते नहीं हैं, तो उनके लिए हम फ्लोट इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे तमाम जानदार और हम लोग यानी ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, अगर उन्हें पानी की सतह के ऊपर रहने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े, पैडलिंग करनी पड़े, अपने हाथ पाँव चलाने पड़े, तो वो क्या होंगे, स्विम होंगे। दोनों का मतलब तैरना ही है। पहले एग्जाम्पल की तरफ देखें, द डक इज़ स्विमिंग। मैंने बताया डक को पानी की सतह के ऊपर रहने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सो भी जाए वो फ्लोटिंग ही करती रहती है। सो द डक इज़ फ्लोटिंग, राइट हो जाएगा। क्लियर जी। मैन वॉज फ्लोटिंग, अब आदमी कभी फ्लोट कर ही नहीं सकता, हाँ डेड सी में कर सकता है फ्लोट, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है, वहाँ पे भी आप स्विमिंग ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो तो उसकी कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है कि अब इंसान को नहीं डूबने दे रहा, लेकिन मोस्टली आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मैन वॉज स्विमिंग, आदमी तैर रहा था। इसी तरह रूल नंबर 40 की अगर मैं बात करूँ तो दो बड़े इंपॉर्टेंट से वर्ड हैं, सिंक और ड्राउन। सिंक का मतलब भी होता है डूबना और ड्राउन का मतलब भी है डूबना। अब सिंक का मतलब ये है कि कोई बंदा या कोई चीज़ जो है वो अगर पानी की सरफेस के नीचे चली जाए तो उसको कहते हैं सिंक, डूब जाना। ठीक है, अब इसके लिए इस्तेमाल क्या करते हैं, इसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं कि वो डूब जाए, उसको हम बताएं कि वो जो डूब गया, जबकि जो ड्राउन है वो सिर्फ और सिर्फ हम मरने की सेंस में ही इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक लकड़ी है, वो पानी के ऊपर हमने छोड़ी और वो लकड़ी जो है ऑलरेडी गीली थी या वो बहुत ज़्यादा हैवी थी और वो उसके नीचे डूब गई, तो वो सिंक हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, वो ड्राउन नहीं होगा। ड्राउन तो तब होगा कि अगर वो ह्यूमन बीइंग होता है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो वो फिर उसको क्या बोलते, सिंक ड्राउन बोलते। अगर वो नहीं, उसकी डेथ नहीं होती पानी के नीचे जाने से, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंक इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, द शिप हैज़ ड्राउंड। अब ये रॉन्ग इसलिए हो जाएगा, शिप बेसिकली नॉन लिविंग चीज़ है और नॉन लिविंग कभी भी किसी चीज़ से डूबने से मरते नहीं हैं, तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अ शिप हैज़ संक, यानी एक शिप जो है वो पानी में डूब गया। अ मैन संक इन अ बोटिंग एक्सीडेंट, यानी एक बोटिंग एक्सीडेंट में आदमी जो है ना वो डूब के मर गया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अ मैन ड्राउन्ड इन अ बोटिंग एक्सीडेंट,
ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में ये बड़ा कॉमन सा डिफरेंस देखिएगा, रूल नंबर 41 की मैं बात कर रहा हूँ। लाई, ले, लेन, एक बात, और दूसरा ले, लेड, लेड, ये दो बड़ी ही डिफरेंट चीज़ें हैं। इनको हम लोग आपस में मिंगल कर देते हैं और मिस्टेक्स हो जाती हैं। मैंने इसके लिए ना लाई के लिए लाई, ले, लेन, इसका मतलब एक ही मैंने लिखा हुआ है और आप सामने देखें तो मैंने इसको रोमन में लिख दिया। इसका मतलब है लेटना, तो इसको आपने लेटने के मीनिंग में ही इस्तेमाल करना है। अब पहले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। पहली एग्जाम्पल कहती है ही हैज़ बीन लेइंग इन बेड फॉर हाफ एन आवर। अब ये बेड की बात होगी, इसका मतलब वो बेड पे लेटा हुआ है, तो इसके लिए हम ले इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने ही हैज़ बीन लगाया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ये वाला आएगा LIE, लेकिन जब ING आएगा तो ये LYING बन जाएगा, लिहाजा इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगर जाएं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें ले, लेड और लेड, इसका मतलब लेटाना होता है, ठीक है। टू पुट समथिंग विद केयर, हिफाजत के साथ किसी चीज़ को रख देना भी आप ले कहते हो। और तीसरी बात, एग्स मैंने इसलिए लिखा कि अंडे देना जो है ना, उसके लिए हम ले इस्तेमाल करते हैं। किसी जानवर किसी परिंदे का या हैन के अंडे देने को हम ले कहते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ देखें, द हैन हैज़ लेन एन एग। अब लेन हमने ये वाला ले लिया, ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जबकि हमें कौन सा चाहिए, ये थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि हैज़ आ गई है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द हैन हैज़ लेड एन एग, ये राइट हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल में अगर देखें तो ही ले द बुक ऑन द टेबल। अब ये लेटना सेकंड वाली है। अब ले का मतलब अगर ये ले होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, जबकि मैंने लेड के सेकंड फॉर्म में मीनिंग में बताया आपको, टू पुट समथिंग विद केयर, कि कोई चीज़ केयर के साथ रखने को भी हम लेड बोलते हैं। अब यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल क्या होगी, ही राइट एग्जाम्पल क्या होगी, ही लेड द बुक ऑन द टेबल, उसने एहतियात से किताब मेज़ के ऊपर रख दी। ओके जी, रूल नंबर 43 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 43 इज़ अबाउट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये बात बड़ी कंफ्यूज करती है कि हमने कहा बच्चे जो है ना वो इम्तिहान दे रहे हैं, तो हमने टेक लगाना है या गिव लगाना है, ठीक है। टीचर जो है वो पेपर ले रहे हैं, तो हमने गिव लगाना है या टेक लगाना है। अब देखें, जितने भी स्टूडेंट्स की बात होगी उनके साथ सिट फॉर लगेगा, डू लगेगा, या टेक द टेस्ट या एग्जामिनेशन। सिट फॉर एग्जामिनेशन, डू एग्जामिनेशन, टेक द टेस्ट या एग्जामिनेशन, ये लगेगा। जितने भी टीचर्स होंगे, सेट एग्जामिनेशन, गिव द टेस्ट और गिव द एग्जामिनेशन, उनके लिए ये लगेगा। ये डिफरेंस आपने माइंड में रखना है। यानी अगर आप टीचर हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचर हूं तो आई एम गिविंग द टेस्ट, और अगर मैं स्टूडेंट हूं तो आई एम टेकिंग द टेस्ट। ये उर्दू में एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्ब करता है, तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो गिव एंड टेक जो है उसमें थोड़ा मिस्टेक्स कर देते हैं। पहले एग्जाम्पल की तरफ जाएँ तो द स्टूडेंट इज़ गिविंग द टेस्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा, जबकि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर गिव द टेस्ट, तो यहाँ पे द स्टूडेंट इज़ टेकिंग द टेस्ट विद बी द राइट एग्जाम्पल। उसके बाद अगर जाएँ तो टीचर इज़ टेकिंग द एग्जामिनेशन, जबकि मैंने आपको बताया कि टीचर या तो सेट करेगा या गिव करेगा एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे टीचर इज़ टेकिंग द एग्जामिनेशन है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और टीचर इज़ गिविंग द एग्जामिनेशन विल बी द राइट एग्जाम्पल। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज, आई थिंक सो, हाँ जी एक्सरसाइज ही है। यहाँ पे आपने करेक्शन करनी है। आज की एक्सरसाइज में टोटल 12 पॉइंट्स हैं, और आई होप कि आप सब लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप लोगों को अगर लगता है कि दीज वीडियोज़ आर नॉट यूज़फुल फॉर यू, तो आप लोग इसमें गलत हैं, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली द बेसिक्स ऑफ राइटिंग स्किल्स। अगर आप इन पे थोड़ा एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हो तो यू वुड नॉट बी एबल टू लाइक मेक मिस्टेक्स, आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। ये थोड़ा मेहनत तलब काम है, लेकिन ये टोटल सिर्फ 8 ही हैं, लाइक 8 पोर्शंस बनेंगे या 7 बनेंगे मैक्सिमम। तो आप इनको गो थ्रू कर लें, इनके आप नोट्स बनाएं, अपने सामने रखें, और नोट्स बनाने के बाद आप पहले वीडियो देखें, नोट्स बना लिया करें। नोट्स बनाने के बाद आप एक्सरसाइज ओपन करें, और एक्सरसाइज में जब आप कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा याद रहे तो आप उसके साथ रूल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है, और आप उस वर्ड को बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं। फर्स्ट वाली की तरफ अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाला जो आपने आंसर करना है वो ये है, आई थॉट हर एज माई सिस्टर। सेकेंड है, ही नोज टू स्पीक इंग्लिश। तीसरा है, ही डाइंड टू डाइन विद मी। चौथा है, द स्टूडेंट्स आर गिविंग द असाइनमेंट। पांचवा है, बर्ड्स लाई एग्स। छठा है, सम बर्ड्स आर स्विमिंग इन द लेक। और सातवां है, अ मैन वाज फ्लोटिंग इन द पूल। सो दैट्स ऑल अबाउट वर्ब। ये वर्ब के हवाले से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।